गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सी-टेट पेपर 2 साइंस की पेडागोजी। जितने भी पेडागोजी के टॉपिक हैं वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप अच्छे से इनको पढ़ते हो, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस का आंसर करते हो, तो आप 10 आउट ऑफ 10 भी स्कोर कर सकते हो। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले अगर जब भी हम साइंस के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए कि है क्या साइंस, है ना। कई बार जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अगर साइंस की डेफिनेशन के बारे में बात करें, साइंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना विच अकर इन आवर डेली लाइफ। आपको पता है हमारी डेली लाइफ में अलग अलग फिनोमिना होते रहते हैं, अलग अलग घटनाएं होती रहती हैं। तो इनका इन्वेस्टिगेशन और इनका इंटरप्रिटेशन, इसी को हम किसका नाम दे देते हैं? साइंस का नाम दे देते हैं, विज्ञान का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन आ जाती है। इसके अलावा और भी कई मल्टीपल डेफिनेशंस बन सकती हैं। नेक्स्ट उसके बाद बात आती है नेचर ऑफ साइंस। साइंस जो है उसका नेचर क्या होगा? तो साइंस का जो नेचर है, आपने याद रखना है, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। साइंस क्या है? इज़ ए पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर। नेचर जो प्रकृति है उसको देखने का एक पर्टिकुलर तरीका हो सकता है। रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रैपिडली एक्सपैंड करती है, इस तरह की बॉडी है नॉलेज की, क्योंकि आपको पता है अलग अलग चीज़ें डेली होती रहती हैं। साइंस इज़ इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। अब जो साइंस है वो अदर सब्जेक्ट जो है लर्निंग के उनसे भी रिलेटेड है, इसलिए इंटरडिसिप्लिनरी बोल सकते हैं इसको। साइंस इज़ ऑलवेज टेंटेटिव एंड नथिंग इज़ फिक्स्ड और फाइनल। आपको पता है कि साइंस जो है वो फिक्स नहीं होती है। जैसे न्यूटन, आइंस्टाइन ने कुछ चीज़ें बोल दी तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स होगी। आज की डेट में क्या किया जा रहा है, उनके लिए भी और खोज चल रही है कि वो गलत हो सकते हैं, क्या नई चीज़ें हो सकती हैं, उन्होंने क्या ऐसा नहीं सोचा जो आज हम सोच रहे हैं ना। तो हमेशा ये टेंटेटिव होती है, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपने। साइंस जो प्रमोट करती है ससेप्टिज्म को, मतलब संदेह को बढ़ावा देती है कि हम क्या करते हैं, फिर हमें जब कोई डाउट होता है तो उसके ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसे पहचानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, एक्चुअली सच्चाई क्या है, उसे ससेप्टिज्म कह देंगे। तो उसको प्रमोट करती है। साइंस डिमांड्स प्रिजर्वेशन फ्रॉम इट्स प्रैक्टिशनर। तो जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि प्रिजर्व करें। जैसे जो भी पुरानी डिस्कवरीज हुई हैं उन सबको हमने प्रिजर्व किया हुआ कि ये चीज़ें हो चुकी हैं, आगे ये नया हमें करना है। इसके अलावा साइंस इज़ एन अप्रोच एंड इज़ ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। साइंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन है और ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम नॉलेज को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी डेफिनेशन से पूछ सकता है, नेचर से पूछ सकता है, मेथड से क्वेश्चन पूछता है ना। ऐसी अलग अलग चीज़ें, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आती है करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स में ये एम्पिरिकल है, रेप्लिकेबल है, हॉरिस्टिक है एंड टेंटेटिव है। ठीक है, अनुभवों पर आधारित है, मतलब एम्पिरिकल होगी, रिप्लेस किया जाता है, रेप्लिकेबल आ गई, हॉलिस्टिक है और टेंटेटिव है। पीछे जो नेचर पढ़ा उसी से हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी बन सकती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है एम ऑफ टीचिंग साइंस। भाई जो साइंस है उसे स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है? आपके एम से ज़रूर क्वेश्चन आता है। जो भी आप सब्जेक्ट दे रहे हो, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी हो सकता है, उसके एम से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये पढ़ाया क्यों जाता है। जैसे लैंग्वेज के बारे में बात करें तो लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी बच्चा जानता है, बट फिर भी स्कूल में वो पढ़ाया जाता है, उसकी लर्निंग करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है। तो एम क्या जाता है? टीचिंग साइंस क्यों पढ़ाया जाता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल फॉर सोशल लाइफ। अब हमारी डे लाइफ में हमें अलग अलग ज़रूरतें पड़ती हैं ना, हमें स्किल्स चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होता है, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए साइंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जैसे दिन और रात क्यों होते हैं, सर्दी और गर्मी, ऐसे अलग अलग सीजन्स क्यों आते हैं, कैसे दूध से दही बन जाता है, कुछ भी ऐसी प्रोसेस हो सकती है ना। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ रीजनिंग। इसकी वजह से हम रीज़न कर पाते हैं, तर्क वितर्क कर पाते हैं कि भाई दिन के बाद रात ही क्यों होगा, रात के बाद दिन ही क्यों होगा। प्रैक्टिकल यूज़ है इसका, जैसे बोला कि दूध से दही बना सकते हैं ना, घी बना सकते हैं, कुछ भी प्रैक्टिकल यूज़ है। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव सेंस एंड कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी क्वांटिटेटिव सेंस है या कैपेसिटी है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, वो डेवलप होती है, इससे नई नई प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। न्यूमेरिकल सेंस भी है,
अलग अलग जैसे डिस्कवरीज़ करते हैं, जैसे हम स्पेस में जा रहे हैं, मून पे जाते हैं, है ना, मार्स पे जा रहे हैं, तो न्यूमेरिकल सेंस भी है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड नॉलेज अबाउट सोसाइटी एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। इसके अलावा इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, जैसे कोई भी चीज़ें मतलब आसान बन गई हमारे लिए। पहले जैसे मान लो कि कपड़े बनाने का ही काम था, उसको रंगना ही का ही काम हो गया जाए, ठीक है, वर्कर्स को लगाना पड़ता था जो एक्सपेंसिव होता है ना, क्योंकि जो लेबर वर्क है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेरिजन टू मशीन्स के। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी है, नॉलेज अबाउट सोसाइटी के बारे में नॉलेज मिलती है, और नेचुरल फिनोमिना के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, आपके एम आ जाते हैं। और भी एम से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो नेक्स्ट और भी आते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द बेसिक प्राइमरी फैक्ट्स, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज रिलेटेड टू साइंस। जो भी प्राइमरी फैक्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं साइंस से रिलेटेड, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना भी इसका मोटिव होता है। टू हेल्प द स्टूडेंट टू गेट एक्वाइंटेड विद द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ओवर द एनवायरनमेंट सराउंडिंग देम टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ साइंस। इसके अलावा ये भी एक मोटिव होता है कि साइंस की स्टडी में उनका इंटरेस्ट डेवलप करें, ठीक है, जिससे क्योंकि बाद में जाके वो साइंटिस्ट वगैरह वही बनेंगे, तो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है हर एक चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, जैसे मैंने बोला साइंटिस्ट उन्हीं को बनना है, तो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना भी मोटिव है। इसे डिसिप्लिन भी आता है कि जैसे डिसिप्लिन वाला जो चीज़ है ये तो सभी के एम ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाई एक चीज़ हमने ठानी है, ये करनी है, और उसे हम अचीव करके रहते हैं क्योंकि ट्रुथ तक पहुंचना है। तो डेवलप करता है डिसिप्लिन को भी। टू डेवलप द हैबिट एंड एबिलिटी ऑफ ड्राइंग करेक्ट इन्फरेंसेस अबाउट ऑफ द अवेलेबल फैक्ट्स एंड एविडेंस। अब आपको पता है जो साइंस है उसमें साइंटिफिक मेथड कैसे काम करता है। हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उनमें से चूज़ करते हैं कि सही अनुमान कौन सा है ना, जो भी हमारे पास अवेलेबल फैक्ट्स एंड एविडेंस होते हैं। तो ये भी इसका काम है। टू प्रोवाइड असेंशियल बेस फॉर फर्दर स्टडीज़, और इसके अलावा हायर क्लासेस के लिए भी एक तरह का बेस प्रोवाइड करना है, जिन्होंने साइंस की फील्ड में आगे जाके हायर स्टडी करना है, तो ये भी एक एम या ऑब्जेक्टिव में आ जाता है साइंस को स्कूल लेवल में पढ़ाने का। नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस एंड प्लेस ऑफ साइंस इन द स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में इसका प्लेस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी आपके, उन सब के बारे में याद रखना है। पहली तो यूज़ है इसका हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आजकल आप टाइम देखने से लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने तक हर एक चीज़ में इसका यूज़ है। इंटेलेक्चुअल वैल्यू है इसकी, बौद्धिक वैल्यू है, बौद्धिक विकास होता है। डिसिप्लिन के बारे में अभी बात किया तो डिसिप्लिनरी वैल्यू भी है। कल्चरल वैल्यू है क्योंकि कल्चर अपनी सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं। मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्य भी इस तरह से आ जाते हैं कि भाई ये करना सही है, ये गलत है। जैसे कि आप मान लो कैमरे की निगरानी में है, तो आपको कि अब भाई नहीं, गलत नहीं हम कर सकते क्योंकि देख रहा है ऊपर वाला, है ना, वही वाली चीज़। एस्थेटिक वैल्यू है, एस्थेटिक में अपनी नेचर से रिलेटेड, सौंदर्य से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। सोशल वैल्यूज़ आ जाती हैं, वोकेशनल वैल्यू आ जाती हैं। तो ये सारी, इन सारी वैल्यूज़ की वजह से क्या बोलेंगे हम इसका कि इम्पॉर्टेंस या प्लेस है करिकुलम में। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी एज इट इज़ ही रहती हैं, ठीक है। कुछ जो चीज़ें हैं वो सभी सब्जेक्ट्स में एज इट इज़ ही रहेंगी। जैसे मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करें तो मेथड भी ऐसा नहीं है कि साइंस के मेथड है, बाकियों में भी आ जाते हैं। लेक्चर मेथड का आप यूज़ कर सकते हो, डेमोस्ट्रेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हो। इसमें से आपसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कोई पर्टिकुलर नाम दे देता है टॉपिक का, लेसन का, और बोला जाता है इस लेसन को, इस चैप्टर को आप टीचर हो साइंस के तो किस मेथड से बढ़ाओगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो लेक्चर मेथड में आपको क्या पता है कि टीचर जो है वो एक्टिव है, और ये टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पैसिव रहते हैं। तो मतलब एक तरह की ड्रॉबैक है कि इस मेथड का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ा सकते हो। बट फिर भी यूज़फुल है कहाँ पे, जहाँ पे आपने किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। भले ही आप प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में बात करते हैं आज की डेट में कि प्रैक्टिकली बच्चे को पढ़ाना चाहिए, साइंस तो प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है, बट फिर भी अब मान लो आपने एटम के बारे में पढ़ाना है बच्चे को, तो आपको पहले बेसिक आइडिया इंट्रोडक्शन तो देना ही पड़ेगा ना उसके बारे में। प्रैक्टिकल चीज़ें तो बाद में होंगी, है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में अलग अलग टॉपिक करते हैं, बट आपको पहले बताना तो पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर प्रैक्टिकली बता रहे हो तो पहले आपको उसे इंट्रोड्यूस तो करना पड़ेगा। तो किसी भी टॉपिक की इंट्रोडक्शन में दिस इज़ द बेस्ट मेथड, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना हो तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। एनर्जी सेविंग है, मनी सेविंग है ना, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट
जो चीज़ है वो इसलिए यूज़ किया जाएगा जब इम्पोर्टेंस में पूछा जाएगा कि कहाँ पे यूज़ करेंगे, कि किसी भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन देने के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है, बेस्ट मेथड आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेमोस्ट्रेशन मेथड। डेमोस्ट्रेशन में आप क्या करोगे, डेमो देते हो, प्रदर्शन विधि है ये, मतलब बच्चे को डेमो करके दिखाते हो। ठीक है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हो बच्चे को कि भाई एसिड बेस कैसे काम करते हैं, कैसे रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन है ये एसिड है या बेस है। तो उसका आप डेमो करके दिखा सकते हो कि देखो ये इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही हैं, सारे बच्चे देख कर, मतलब लेक्चर मेथड से इंट्रोडक्शन दे दिया, डेमोस्ट्रेशन मेथड से डेमो करके दिखा दिया आपने बच्चे को, देखो सच में ऐसी चीज़ हो रही है। तो क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ थ्योरी से समझ नहीं आता, दिखाओगे बच्चे को सामने, वो देखेगा या खुद करके देखेगा, तब ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ों को समझ सकता है। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड क्या है, इसमें प्रदर्शन करके डेमो करके आप बच्चे को दिखाते हो। तो अगर आप इस मेथड का यूज़ करते हो, आपने वेल प्रिपेयर रहना है। वैसे तो लेक्चर मेथड में भी आपको लेसन प्लान बनाने के बारे में बात की जाती है, वो भी बनाना है, और डेमोस्ट्रेशन मेथड में भी जो भी आपने डेमो करके दिखाना है उसकी पहले से खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। ऐसा नहीं कि सीधा जाओ क्लास में और डेमो करना शुरू करो और वो हो ही ना चीज़, तो पहले आपने खुद में करके देख लेना है। और जो अरेंजमेंट है, पूरे आपके ऑपरेटर्स जो हैं उनका सही ढंग से अरेंजमेंट करना है। और इस बात का भी स्पेशली ध्यान रखना है कि जो आप डेमो करके दिखा रहे हो लास्ट तक सारे बच्चों को अच्छे से दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के जो फाउंडर हैं वो कौन है, किलपेट्रिक आ जाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में क्या किया जाता है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, मतलब यहाँ पे बच्चा खुद करके देखता है। डेमो में तो टीचर करके दिखा रहा है या कोई स्टूडेंट करके दिखा रहा है, प्रोजेक्ट में हर बच्चा खुद करेगा उस चीज़ को। ठीक है, जैसे बोल दिया कि सोलर सेल बनाना है, तो सोलर सेल जो है प्रोजेक्ट दे दिया सोलर सेल का, तो बच्चा खुद बना के लाएगा उसको। ठीक है, तो जब भी आप प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ करते हो, आपने कुछ प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा खुद करके देखना चाहिए, रियलिटी बेस्ड होना चाहिए वो जो आप प्रोजेक्ट देते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रेडीनेस के प्रिंसिपल पर क्या ध्यान देना है, मतलब बच्चा क्या उस चीज़ को करने के लिए रेडी है या नहीं, क्योंकि रेडी नहीं होगा तो खुद नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा तो लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी, और लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी तो इस पूरी चीज़ को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मी से बनवा लेगा या बाहर मार्केट से ख़रीद लेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो एज अ टीचर आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट दो उसे, ऐसे अनरियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं दे देने हैं, तब तो ऑब्वियसली वो बाहर से बना के लेके आएगा। प्रोजेक्ट मेथड को साइंस पढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, फिर भी हम रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं। क्योंकि एक तो एक्सपेंसिव हो जाता है सम टाइम, और लैक ऑफ ट्रेन टीचर भी रहता है। टीचर को खुद ही पता नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को, इस टॉपिक को प्रोजेक्ट मेथड से कैसे बनाना है। और इसके अलावा हर एक टॉपिक को भी आप प्रोजेक्ट मेथड से नहीं बता सकते हो, पढ़ा सकते हो। और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत है, जो सिलेबस दिया गया है वो प्रिस्क्राइब्ड होता है कितने टाइम में ख़त्म करना है, तो उतने टाइम में भी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि कई प्रोजेक्ट बनने में 2-2 मंथ का टाइम भी लग सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ये। तो आपने ध्यान रखना है कि ऐसे वेरियस मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो, और भी कई मेथड्स हैं, बट पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे वही रखे हैं जो साइंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर कोई भी दे सकता है आपका, तो आपने इसका ध्यान रखना है। बाकी मेथड्स ऑफ टीचिंग का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप पढ़ना चाहो और भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रोल ऑफ एक मतलब जो भी सब्जेक्ट है वहाँ पे टीचर का रोल तो आता ही है। यहाँ पे हम साइंस के बारे में बात करते हैं, वैसे तो अगर हम NCF 2005 के बारे में बात करें तो NCF ने टीचर का रोल क्या बताया, एज ए फैसिलिटेटर, एक सहायक की तरह काम करेगा। ठीक है, और NCF में भी अगर हम बात करें कि इसका साइंस को पढ़ाने का एम या ऑब्जेक्टिव क्या दिया जाता है, तो साइंटिफिक टेम्पर का डेवलपमेंट ही, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना बच्चे में, यही मोटिव उन्होंने भी बताया, एम बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे स्पेशली एक साइंस टीचर का क्या रोल होना चाहिए। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स शुड बी एम्फेसाइज्ड, मतलब आपका काम है कि आप क्या करो, जो भी हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं कि साइंस की डेवलपमेंट कैसे कैसे हुई, आज से 100 साल पहले चीज़ें कैसी थी, उससे 500 साल पहले कैसी थी, है ना, 10 साल पहले कैसी थी, वो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स बताए जाएँ बच्चे को, जिससे कि जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं वो उनको बच्चा समझ सके। रिड्यूस द ओवरलोड ऑफ मेमोराइजिंग फैक्ट, मेमोराइज कम करने पड़े बच्चे को फैक्ट, आपने इस बात का ध्यान रखना है, इसको रिड्यूस करना है इस चीज़ को।
infuse the spirit of inquiry, provide students with hands-on experiences and develop a scientific attitude। तो scientific attitude develop करना है, inquire कर सके वो, बच्चे को hands on experience देना है, मतलब learning by doing करे। ऐसा नहीं सारी चीज़ों की spoon feeding आप खुद ही करवाते रहो। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। इंगेज स्टूडेंट्स इन डिस्कशंस टू फॉस्टर द वैल्यूज़ हिडन इन साइंटिफिक मेथड लाइक ट्रूथ, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडेडनेस। मतलब बच्चों को इंगेज करना है डिस्कशन में जिसमें अलग अलग वैल्यूज़, साइंटिफिक जो भी हिडन मेथड्स हैं जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, ये सारा डेवलप हो सके। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट, और बच्चे को अलाउ करना है कि खुद से वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करें, क्योंकि खुद से एक्सप्लोर करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, मोर नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ होगा, जो नॉलेज है वो ज़्यादा परमानेंट रहेगी उनकी। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन साइंस। जो सहपाठी गतिविधियाँ हैं साइंस में वो कौन सी आती हैं? फील्ड ट्रिप, साइंस म्यूजियम, साइंस क्लब, साइंस फेयर, साइंस प्रोजेक्ट, ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से को करिकुलर एक्टिविटीज़ का आप यूज़ कर सकते हो साइंस को पढ़ाने के लिए, है ना, और इनका रोल क्या है। तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे रोल ऑफ फील्ड ट्रिप आ जाता है। फील्ड ट्रिप आपको क्या पता है? क्षेत्र भ्रमण, जैसे किसी जगह पे स्पेशली ले जाते हैं और वहाँ पे देख कर बच्चा उन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करता है और सीखता है। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि खुद ऑब्जर्व कर रहा है, हर चीज़ को टच करता है, फील करता है, क्लैरिफाई कर पाता है अपने सब्जेक्ट मैटर को। उसका इंटरेस्ट इससे में डेवलप होता है क्योंकि नई नई चीज़ों को देखने से उसमें क्यूरियोसिटी आती है। कॉन्टैक्ट विद आउटर वर्ल्ड, ऐसा नहीं है क्लास में रोज़ की तरह वो बढ़ता है, आउटर वर्ल्ड से भी कॉन्टैक्ट हो पाता है जहाँ पे उसे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, जैसे बाहर कहीं ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे उसने देखा कि अच्छा इस तरह की भी डिस्कवरीज होती हैं भाई, तो उससे उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्योंकि फील्ड ट्रिप पे बाकी लोग भी उसके साथ होते हैं, चाहे पीयर ग्रुप हो, फ्रेंड सर्कल हो, टीचर हो, तो उस पर कॉपरेट करने की स्पिरिट भी डेवलप होती है। ऐसे ही साइंस क्लब का भी रोल आता है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसकी ट्रेनिंग। डेवलप इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, डेवलप स्पिरिट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रिंगिंग स्कूल क्लोज टू सोसाइटी। ठीक है, तो साइंस क्लब में सारे लोग मिलके एक साथ काम करते हैं, compete भी करते हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता उनमें आती है। ये सारी चीज़ें आ जाती है जो साइंस क्लब में बच्चा करता है। नेक्स्ट है साइंस फेयर में क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस, क्योंकि साइंस फेयर में क्या करते हो आप? दिखाते हो दूसरों को, देखो हमने इस तरह नई चीज़ की, नया कुछ बनाया। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी होती है जिसकी, और साइंस की एप्लीकेशन के बारे में पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी चीज़ें होती है, हम ऐसा भी कर सकते हैं ना। इंटरेस्ट डेवलप होता है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द क्रिएटिव स्टूडेंट, जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं वो आप देखते हो कि अलग अलग चीज़ें उन्होंने बनाई होती हैं, शायद आपके माइंड में वैसी चीज़ें नहीं आई, तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है साइंस फेयर। आई थिंक आप लोगों ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में साइंस फेयर तो अटेंड किया ही होगा, तो जो भी वहाँ पे आपको लगता है कि ये इसके फ़ायदे हैं वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ साइंस। साइंस का जो इवैल्यूएशन है तो इसके भी फॉर्मेटिव और समेटिव जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में आते हैं। फॉर्मेटिव आपको पता है मिड में किया जाएगा, टॉपिक कोर्स के मिड में, और समेटिव जो है वो एंड में की जाती है आपकी। ठीक है, तो ये जो इवैल्यूएशन है इसकी अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं। तो टेक्निक वाला भी आपको पता होना चाहिए, चलिए यहीं पे बना देती हूँ। टेक्निक की अगर हम बात करें, टेक्निक क्या क्या जाती है, तो टेक्निक आपकी आती है ओरल टेक्निक हो सकती है, रिटन हो सकती है, एंड प्रैक्टिकल हो सकती है। ठीक है, मतलब ओरली या तो क्वेश्चन पूछें या लिख कर हो सकता है, या प्रैक्टिकल करके दिखाता है ना। प्रैक्टिकल मेनली साइंस के लिए आ जाता है। तो जो ओरल या रिटन की हम बात करते हैं, इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपने याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में जैसे एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं, वन लाइनर हो सकते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, और सब्जेक्टिव में एस्से टाइप के वेरी लॉन्ग या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की हम बात करें, इससे बच्चे में कन्वर्जेंट थिंकिंग आती है, और सब्जेक्टिव से डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब बच्चा एक ही तरीके से सोच पाता है, और डाइवर्जेंट में मल्टीपल तरीके से सोच पाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं, मतलब फिक्स जिनका आंसर होता है, और सब्जेक्टिव टाइप के ओपन एंडेड, मतलब अपनी मर्जी से आप आंसर कर सकते हो। तो सब्जेक्टिव में जो है
वो क्रिएटिविटी बच्चे में डेवलप होती है। आप ये भी जान पाते हो कि बच्चों को कितना अंडरस्टैंडिंग है, जबकि ऑब्जेक्टिव में ये ड्रॉबैक रहती है। बट हाँ, मैक्सिमम सिलेबस को अगर कवर करना है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि हमारे NCF 2005 में बोला गया कि MCQ टाइप के क्वेश्चन का यूज़ करना है बच्चे का एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि ये जल्दी कवर हो जाते हैं, मतलब टाइम कम लगता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें मान सकते हैं, बट हम ये तीनों ही तरीके यूज़ कर सकते हैं साइंस का इवैल्यूएशन करने के लिए, बच्चे का उसका मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है। और किया क्यों जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को बढ़ाने का कुछ एम या ऑब्जेक्टिव आता है, तो वो एम या ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं, इस बात को चेक करना है। जैसे आप बीच बीच में, जैसे अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो वो भी फॉर्मेटिव टाइप का इवैल्यूएशन हुआ। और पढ़ाने के बाद लास्ट में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने MCQ लेके आऊँ, तो वो समेटिव टाइप का हो गया, है ना। वो कोई भी तरीका हो सकता है, बट मोटिव यही है कि ये जानना है कि बच्चे को कितना समझ आया या कितना नहीं आया, या कहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करता है। और अगर प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चे को रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो रेमेडियल टीचिंग क्या होगी इन साइंस में, क्लास टीचिंग हो सकती है, ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग हो सकती है, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल हो सकती है, सुपरवाइज हो सकती है, ऑटो इंस्ट्रक्शन हो सकती है, या इनफॉर्मल टीचिंग हो सकती है, ठीक है। क्लास टीचिंग में मतलब क्लास में बच्चे को ही आपने, रिमेडियल टीचिंग तो आपको पता है ना क्या होता है पहले, कि मतलब पहले तो क्या किया जाता है, बच्चे को डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में उसका प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की जाती है कि प्रॉब्लम क्या है ना। तो एक बार प्रॉब्लम का पता चल गया तो उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन, मतलब रेमेडियल टीचिंग फिर प्रोवाइड की जाती है, जो क्लास में भी कर सकते हो, तो उसे क्लास टीचिंग का नाम दिया जाता है। ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग में क्या किया जाता है, एक टीचर्स का ग्रुप क्या करता है, बच्चों को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे मान लो मल्टीपल एरियाज़ में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो ग्रुप दो तीन टीचर मिलकर क्या करते हैं, ग्रुप में टीच करते हैं। इंडिविजुअल में अकेला एक टीचर अकेले बच्चे को क्या करता है, टीच करता है। सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल में भी सेम वैसा ही हो गया कि सुपरवाइज करेगा, ठीक है। ऑटो इंस्ट्रक्शन में बच्चा खुद ही क्या करता है, समझने की कोशिश करता है उन चीज़ों को। और इनफॉर्मल टीचिंग में जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम आप बच्चे को दे देते हो, तो ये भी आप तरीका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो रेमेडियल टीचिंग में, बट उसमें आपने बस यही ध्यान देना है कि बच्चे का जो भी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन आप उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करो, ठीक है। आपको लगता है पूरी क्लास को प्रॉब्लम है, तो वो क्लास टीचिंग होगी एक तरह से। आपको लगता है कि यार मैं अकेला नहीं इस चीज़ को कर सकता, मुझे और टीचर्स की हेल्प लेगी, तो ग्रुप ट्यूटोरियल हो गया, है ना। या कई बार हमें एक ही सिंगल बच्चे को क्या करनी पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है कि यार अलग अलग बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम है, तो अलग अलग से बढ़ाना पड़ता है, वो इंडिविजुअल आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो भी मतलब प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, रेमेडी प्रोवाइड करते हो। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है अगर आप चाहते हो कि बच्चे का क्या करे, अच्छे से बच्चा समझे चीज़ों को और अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आप इनमें अगर ये टॉपिक कर लेते हो तो मैक्सिमम आप जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं ऐसे ही पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन पे लेके आऊँगी, और वहाँ पे बताऊँगी कि किस तरह से ये जो टॉपिक है आपके पेडागोजिकल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।